यूनिवर्सिटी की जितनी भी बुक है वो हमसे पढ़ी नहीं जाती, तो क्या करें? नोट्स पढ़ो। नोट्स आपके 2 दिन के अंदर पूरी की पूरी तैयारी करा देंगे विद इन 2 days। लिमिटेड पीरियड ऑफर है जो कि आप लोगों के लिए निकाला गया है। बच्चों ने मुझसे डिस्काउंट मांगा था, सो मैंने सोचा क्यों ना आप इसका फायदा उठा सकें। प्राइस जो रहेगा वो रहेगा 89 रुपीज पर सब्जेक्ट का, लेकिन अगर आप 3 सब्जेक्ट्स के परचेज करते तो आपको सिर्फ और सिर्फ मात्र 237 रुपीज में मिल जाएगा। लेकिन अगर 4 सब्जेक्ट्स खरीदते हैं तो मात्र 300 रुपए में 4 सब्जेक्ट की पूरी पूरी कंप्लीट बुक आपको मिल जाएगी, वो भी इंग्लिश मीडियम में। और इसके कुछ फायदे मैं बता देती हूँ। इजी लैंग्वेज है, लाइन टू लाइन है, एग्जाम ओरिएंटेड ही बनाए गए हैं, 100% पासिंग नोट्स है। इसको पढ़ के बच्चों ने 95+ भी स्कोर किया है। सो करना क्या है, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें और इसका पीडीएफ का फायदा उठा लीजिए, क्योंकि लिमिटेड पीरियड ऑफर है, इसको पढ़ के आप पास। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम टू आवर चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट, माई सेल्फ हिना टक्कर। और आज हम बात करने वाले हैं आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कॉस्ट अकाउंटिंग का। जी हाँ, ये बिल्कुल लास्ट यूनिट है। यूनिट नंबर 6 कह लो, यूनिट नंबर 5 कह लो, जो भी आप कहना चाहते हो। लेकिन मेरे अगर प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग चलोगे तो ये यूनिट नंबर 6 है। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग चलोगे तो यूनिट नंबर 5 है। ये कंफ्यूज कुछ नहीं होना, चीजें वही हैं, बस हम लोगों ने अलग यूनिट बनाई है और ओवरहेड वगैरह की, और उन्होंने एक ही में कंसिडर कर ली थी। सो पूरी वीडियोस देखनी है, कुछ भी स्किप नहीं करना। सो लेसन 1 है इंटीग्रल एंड नॉट इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम। इसके अंदर हमारी थ्योरी रहने वाली है, कुछ कुछ हमने पढ़ रखा है, कुछ कुछ नया हमें सीखने को मिलेगा। सिर्फ आपको सुनना है, ध्यान से समझना है, और अगर समझ लिया तो आपकी बात डेफिनेटली बन ही जाएगी, डेफिनेटली बन जाएगी। सो आओ फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इंट्रोडक्शन है ये। इंट्रोडक्शन में बताया गया, इन कॉस्ट अकाउंटिंग द कॉस्ट बुक आर बेसिकली मेंटेन अंडर द फॉलोइंग टू सिस्टम। यानी अकाउंटिंग जो हम लोग करते हैं, अकाउंटिंग हमने पढ़ी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी हम लोगों ने, फिर हम कॉस्ट अकाउंटिंग काफी हद तक कवर कर चुके हैं। सो कॉस्ट अकाउंटिंग जो है, द कॉस्ट बुक आर बेसिकली मेंटेन, यानी जो कॉस्ट बुक है वो मेंटेन हो रहा है बेसिकली अंडर द फॉलोइंग टू सिस्टम के अकॉर्डिंग चल रहा है। वन इज नॉन इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रेटेड कॉस्ट अकाउंटिंग, यानी 2 नाम है इसके। कौन कौन से? एक तो नॉन इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रेटेड, सेकेंड वन इज इंटीग्रल और इंटीग्रेटेड कॉस्ट अकाउंटिंग, राइट। बोलता है कि वेयर कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग बुक्स आर मेंटेन इन अ कंबाइंड वे, दिस सिस्टम इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है जब हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग दोनों ही कंबाइन बनाए जाएं तो उसे हम इंटीग्रेटेड बोलते हैं। While if the records are maintained separately, अगर हम दोनों का अकाउंट अलग अलग बनाते हैं, यानी दोनों की बुक्स अलग अलग बनाते हैं, किस किस की? फाइनेंशियल की भी और कॉस्ट अकाउंटिंग की भी, तो उसे हम नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ बोलेंगे। ठीक है, यानी बहुत सिंपल है। आपको बस यहाँ पे ये मैंने चार्ट भी बना रखा है, नहीं समझ आ रहा आपको, मैं अभी समझाती हूँ। आपको फ्लो चार्ट से ज्यादा अच्छे से समझ आता है तो मैं आपको वो समझाती हूँ। ठीक है, एक्चुअली टाइम बहुत कम है, मुझे बहुत सारे सब्जेक्ट्स कवर करने हैं। सो जल्दी से जल्दी मैं देख रही हूँ कि आप लोगों को सिलेबस हो जाए एंड वन शॉट भी प्रोवाइड हो जाए। सो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इंट्रोडक्शन की, यानी कि आपकी इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आपके 2 आते हैं। नंबर 1 इज नॉन इंटीग्रेटेड, एंड 1 इज इंटीग्रेटेड। सो नॉन इंटीग्रेटेड में क्या होता है, मैंने अभी समझाया आपको। नॉन इंटीग्रेटेड मीन्स है कि आप डिफरेंट अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, डिफरेंट अकाउंट आर मेंटेन। आप अलग अलग अकाउंट्स बनाते हैं, लाइक फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी और आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग भी। एफए फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सीए मीन्स आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, कॉस्ट अकाउंटिंग है। इंटीग्रेटेड में क्या होता है, इंटीग्रेटेड में हम कंबाइन बनाते हैं, कंबाइन बनाते हैं, यानी कि सीए प्लस एफए कॉमन अकाउंट बनता है जब, तो उसे हम इंटीग्रेटेड कहते हैं। आई होप आपको 100% क्लियर होगा जो कि मैंने आपको समझाया है। नेक्स्ट अगर हम चलें तो यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करी गई है कि जो नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स होते हैं, यानी कि नॉन इंटीग्रेटेड बोले तो डिफरेंट अकाउंट। डिफरेंट अकाउंट में जब हमने देखा, जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाया करते थे तो 3 अकाउंट फॉलो करते थे। लाइक क्लास 11th में हमने ये पढ़ा था कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो बुक्स होती थी जिसमें हम 3 अकाउंट मेंटेन करते थे। नंबर 1 इज पर्सनल अकाउंट, सेकेंड वन इज रियल अकाउंट, एंड थर्ड वन इज नॉमिनल अकाउंट। कौन सा है? नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट,
पर्सनल अकाउंट, ये 3 अकाउंट हम लोग यहाँ मेंटेन करके चलते थे और हमें ये पता होता था कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कौन सी चीज पर्सनल अकाउंट में आएगी, कौन सी रियल में जाएगी और कौन सी नॉमिनल अकाउंट के अंदर जाने वाली है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं आपके कॉस्ट अकाउंटिंग बुक्स की, तो यहाँ पर कौन कौन सी बुक्स मेंटेन होती हैं तो मैं बता देती हूँ। इन तीनों में से जो मेन कॉस्ट, ये तो हो गई फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात, लेकिन अगर मैं कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करूं तो इसके अंदर जो मेन बुक्स बनेगी वो हमारी बनेगी, मेन बुक जो है हमारी वो है हमारी कौन सी वाली, नॉमिनल वाली, नॉमिनल अकाउंट वाली, ठीक है। तो आप सोचेंगे यहाँ पर हमने रियल क्यों दिखाई दे रहा है, देखो रियल कुछ केसेस में बनेगा, देखो इन पर्सनल अकाउंट है जिसमें रियल नॉमिनल अकाउंट ज्यादा देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट है, वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल अकाउंट है, फिनिश गुड लेजर कंट्रोल अकाउंट है, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं रियल और नॉमिनल के, राइट। तो बस इतना याद रखना है, वो कुछ ही केस में बनता है रियल के, बाकी मेन अकाउंट आपके नॉमिनल अकाउंट में कंसिडर होंगे। वेरियस लेजर्स हैं जैसे कि वन प्रिंसिपल लेजर हो गया, कॉस्ट लेजर है, वेरियस सब्सिडरी लेजर आर मेंटेन, कुछ सब्सिडरी लेजर्स हैं जो कि यहाँ मेंटेन करे जाएंगे, क्वेश्चन करेंगे डेफिनेटली समझ आ जाएगा। सो इतना क्लियर है। अच्छा, देन आफ्टर आपको और कुछ समझाना चाहती हूं मैं, ये आप समझ सकते हैं। लेजर टू बी मेंटेन, कौन कौन से लेजर हैं, कॉस्ट लेजर है जिसके अंदर कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट आएगा, जिसके अंदर आप देखते हो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, वर्क इन प्रोग्रेस जो मैंने आपको अभी अभी समझाया वो सब है। अदर कौन कौन से अकाउंट्स को कंसीडर करेंगे यहाँ पर, तो आपको याद रखना है दे इंक्लूड ऑल द इन पर्सनल अकाउंट रियल एज वेल एज नॉमिनल, राइट। अच्छा, ये बात हो रही है द फॉलोइंग 4 इंपॉर्टेंट लेजर आर मेंटेन इन द कॉस्ट बुक अंडर नॉन इंटीग्रल सिस्टम। नॉन इंटीग्रेटेड मींस डिफरेंट अकाउंट जब बनते हैं, तो कॉस्ट बुक की जब बात होती है तो ये अकाउंट जो है कॉस्ट लेजर का पार्ट, कॉस्ट लेजर के अंदर कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट आ गया, अदर आपके अकाउंट्स आ गए, तो अदर में कौन सा है, ओवरहेड सस्पेंस अकाउंट आ गया, कैपिटल ऑर्डर अकाउंट है, सर्विस ऑर्डर अकाउंट आ गया, ठीक है। स्टोर लेजर अभी बताया, वर्क इन प्रोग्रेस लेजर हो गया, फिनिश गुड लेजर हो गया, ठीक है। बाकी इसको आप रीड आउट कर सकते हो, मेन आपके नोट्स में लिखा हुआ है। इतना समझ आया आप लोगों को, बाकी मैं आप लोगों को बस मेन करा रही हूँ। जर्नल एंट्री आपकी बस मेन है, आप वो एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। तो सबसे पहले अकाउंटिंग एंट्रीज है अंडर नॉन इंटीग्रल सिस्टम, जब हम लोग डिफरेंट अकाउंट बनाते हैं, राइट। तो मटेरियल अगर हमने परचेज किया है फॉर स्टॉक तो क्या एंट्री होगी, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जर्नल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, राइट। मटेरियल परचेज किया हमने स्पेशल जॉब के लिए, तो अब हमने मटेरियल को परचेज किया यानी कि माल हमने खरीदा है, किसके लिए, स्पेशल जॉब के लिए, तो क्या होगा, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट को डेबिट टू जर्नल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट। ऐसे ही तीसरी एंट्री है फॉर इशू, अगर हमने इशू करा है डायरेक्ट मटेरियल टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, हमने माल इशू किया है, इशू ऑफ डायरेक्ट मटेरियल टू किसको किया है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, तो क्या होगा भाई, हमने तो इशू करा है, वहां माल आया जहां माल आया है, ये तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो हमें पता है क्या चीज जब आएगी तो डेबिट करना है, जाना है तो क्रेडिट करना है। बस ये आप लोगों को मैं टेलीग्राम पे अभी अपलोड कर दूंगी, आप वहां पे एक बार बस इसको गो थ्रू कर सकते हैं और देख सकते हैं। नॉर्मल इसके अंदर वही वाले सब चीजें लगी हैं, जैसे लॉस ऑफ मटेरियल काफी इंपॉर्टेंट, तो एबनॉर्मल कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट है, ठीक है। और इस तरीके से आपके एंट्रीज हैं। और उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ आपके जो भी इंटीग्रेटेड अकाउंट है वो मैंने अभी समझा दिया क्या होता है। और इसके अंदर आपके कुछ एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला, नो नीड फॉर कॉस्ट लेजर, आपको कोई कॉस्ट लेजर की जरूरत नहीं है, रिकंसिलेशन की जरूरत नहीं है, कोई भी 3 पॉइंट आप इसको पढ़ सकते हो, सिंपल है, इकोनॉमिकल है, बेटर कोऑर्डिनेशन बन जाता है, 3-4 बहुत है। एडवांटेजेस हैं ये आपकी इंटीग्रेटेड की, क्योंकि आप यहाँ पे मिक्स बना रहे हो, एक कॉमन अकाउंट मेंटेन कर रहे हो, राइट। इसकी कुछ बुराई है, बुराई क्या है, द इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट सुटेबल फॉर लार्ज फर्म, ये बड़ी बड़ी फर्म्स के लिए जो है वो सुटेबल नहीं है, बिकॉज ओनली वन सिस्टम कैन नॉट हैंडल ऑल द अकाउंटिंग वर्क। ये तो आपको पता ही है कि जो भी आपका एक सिस्टम होता है वो हैंडल नहीं कर पाता आपके अकाउंटिंग वर्क को, इसीलिए। दूसरा है द इंटीग्रेटेड सिस्टम समटाइम बिकॉम आपका कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, कैन नॉट मीट द रिक्वायरमेंट, वो अपनी रिक्वायरमेंट को नहीं पूरा कर पाता, दैट्स द रीजन ऑफ कि ये इसकी बुराई है, डिसएडवांटेजेस है आपका इंटीग्रेटेड अकाउंट का, ठीक है। फिर ये फिर से कुछ जर्नल एंट्री है जो कि आप बस गो थ्रू कर लेंगे तो भी सफिशिएंट रहेगा, जो मैंने बता दिया, राइट। तो यहाँ पे बस एक क्वेश्चन है जो कि दिया गया है, इसको रीड आउट कर लेते हैं, जर्नल एंट्री के अकॉर्डिंग करना है आप लोगों को। पास जर्नल एंट्री इन द कॉस्ट बुक नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम है, नॉन इंटीग्रेटेड मींस है सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मटेरियल वर्थ ₹50,000 रिटर्न टू द स्टोर फ्रॉम द जॉब, ग्रॉस टोटल वेजेस पे कितने किए 96,000 के, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन है टू पीएफ, ठीक है, और एंड स्टेट इंश्योरेंस अमाउंट 4,000 का है, वेजेस एनालाइज किए गए हैं, बुक डिटेल ₹40,000 डायरेक्ट लेबर, 24,000 के आपके इनडायरेक्ट फैक्ट्री लेबर है,
towards and 20,000 towards salary to office staff and the 16,000 for salary to selling and distribution staff. सब कुछ दिया हुआ है। सबसे पहले हमें क्या उठाना है, सबसे पहले हमारे को जो इन्फॉर्मेशन पहली गिवन है वही उठाएंगे। जैसे मटेरियल कितने का, मटेरियल के हमें अभी जनरल एंट्री पड़ी थी, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट करा 50,000 से टू वर्क इन प्रोग्रेस, तो 50,000 यहाँ पे भी आ गया, डेबिट क्रेडिट हो गया। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को करेंगे। देखो अब हमें क्या क्या गिवन था, हमें गिवन है जर्नल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है, तो वो कितना बैलेंस है वो हम एक बार देखेंगे। देखो ग्रॉस टोटल वेजेस कितनी है 96,000 की, वो आ गई। प्रोविडेंट फंड अभी यहाँ पर हमने देखा कितना था, आप देख रहे होंगे प्रोविडेंट फंड यहाँ पे कितना बताया, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 4,000 का है, तो 4,000 यहाँ आ गया, दोनों को प्लस करेंगे 1 लाख आ गया, तो वेजेस कंट्रोल में 1 लाख आ गया, ठीक है। वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट कितना है, कितना बताया था 40,000 है, 40,000 आ गया। फिर आपके फैक्ट्री के ओवरहेड्स कितने बताए 24,000 के, वो भी आ गए। फिर नेक्स्ट आपको 20,000 की सैलरी थी, वो भी आ गई। सैलरी ओवरहेड्स जो यहाँ बताए गए हैं वो आपको कितने गिवन है, यहाँ पे 16,000 की सैलरीज गिवन है सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का, वो हमने डाल दिया 16,000, सबको प्लस करो 1 लाख आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, जर्नल एंट्री तो इतनी आसान है, बिल्कुल कर सकते हो। जो जो क्वेश्चन में गिवन है ना बस वही उठा करके डालना है आपको, जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है बस, और आपको जर्नल एंट्री ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी, क्योंकि बहुत बेसिक्स सी हैं ये। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अब इसी तरीके के 1-2 क्वेश्चन है, ट्राई कर सकते हो आप लोग। नेक्स्ट आता है हमारा रिकंसिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट, जो कि लेसन नंबर 2 है, बिल्कुल पूरी किताब का ये लास्ट यूनिट का यूनिट नंबर, लेसन भी लास्ट है ये। सो हमारा जो चैप्टर है वो क्या है, नीड फॉर रिकंसिलेशन, राइट। हमें सबसे पहले नाम क्या है, रिकंसिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। तो देखो फाइनेंशियल अकाउंट हमें पता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमने क्या बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, ठीक है, बैलेंस शीट, ये सब हम पढ़ के आ चुके हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग भी हमने देख लिया, कॉस्ट शीट वगैरह भी बना ली। तो रिकंसिलेशन ये छोटा सा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कभी पढ़ा था 11th क्लास में, ये नहीं पढ़ा था, लेकिन हमने ये जरूर पढ़ा था कि लाइक जब हम लोग बीआरएस पढ़ते थे, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट पढ़ा था, तो उसमें कैश बुक और पासबुक को हम मैच करते थे। तो उसमें भी इसमें भी कुछ मैच ही करना होता है। क्या मैच करना है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग का जब प्रॉफिट डिफर आता है, अलग अलग आता है, तो क्या करते हैं आप, रिकंसाइल करते हैं, यानी कि उसको मैच करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको कॉपी पे बताती हूँ, फिर आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले आपका ये है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये है आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग, दोनों के प्रॉफिट्स जो हैं वो अलग अलग आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल इसका जो प्रॉफिट है वो आ रहा है 20,000 का, जस्ट फॉर एग्जांपल, और कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट आ रहा है 30,000 का, ठीक है। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया ना, तो ये मान के चलना कि ये पूरा चैप्टर ना इतना आसान है, और यहाँ से फ्री के नंबर मिल जाएंगे। बस ये जो मैं आपको फ्लो चार्ट समझा रही हूँ, बस ये समझना है आपको। बस 20,000 का प्रॉफिट है, 30,000 का प्रॉफिट है, दोनों के प्रॉफिट्स में जो है डिफरेंस आ रही है, ठीक है, डिफरेंस आ रहा है। अब हमें नहीं पता डिफरेंस क्या है, अभी हम सीखेंगे कि डिफरेंस क्यों क्यों आ जाता है, क्या क्या रीजंस है। क्योंकि रीजन सबसे बड़ा यही है कि जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाते हैं, यानी कि जब हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो इसके अंदर आती है, इसके अंदर नहीं आती। पर कुछ चीजें ऐसी होती है जो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर लेते हैं, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर नहीं कंसिडर करते। सो बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से डिफरेंसेस देखने को मिल जाते हैं। वो 6 रीजंस है, 6 पॉइंट्स है, वो अभी मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से हैं। लेकिन अभी फिलहाल आपको ये समझना है कि इन दोनों के जो बैलेंस है वो डिफर जब आते हैं, तो हम लोग यहाँ पे मैच करने की कोशिश करते हैं। किसको मैच करते हैं हम करते हैं फाइनेंशियल अकाउंट के प्रॉफिट को और कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट को मिलाने की कोशिश करते हैं, जिसको हम रिकंसाइल बोलते हैं, यानी रिकंसिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट, नाम से भी क्लियर हो गया होगा अब चैप्टर का नाम क्या था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है आप लोगों का यहाँ पे लिखा हुआ है reconciliation between the result of two set of books is necessary due to following reason। अब बात ये आती है, अब हमारे माइंड में ये तो समझ आ गया, हमें ये तो समझ आ गया कि रिकंसिलेशन क्या है, हमें कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग को मैच करना है। लेकिन क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है, टू आइडेंटिफाई द रीजन फॉर द डिफरेंस इन प्रॉफिट या लॉस, ठीक है, वो अभी बताया आपको। टू एंश्योर द अर्थमेटिक एक्यूरेसी जानने के लिए, रिलायबिलिटी ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इन ऑर्डर टू हैव द कॉस्ट एसेंटेनमेंट, यानी कि जब हमने कॉस्ट को एसेंटेन किया, कॉस्ट को कंट्रोल किया या चेक किया, तो उसमें चेंजेस देखने को मिल गए, ठीक है, जो कि सही नहीं है। सो हम मैच करना चाह रहे हैं। तो अब बात आती है कि कौन कौन से कॉजेज हैं, कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। नंबर 1 आता है आइटम इंक्लूडेड ओनली इन फाइनेंशियल अकाउंट। ये बोलता है कि जो एफए होता है, एफए मींस फाइनेंशियल अकाउंट, जब भी मैं एफए बोलूंगी तो फाइनेंशियल अकाउंट है, सीए बोलूंगी तो दैट मींस वो कॉस्ट अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंट है। तो फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर ऐसी चीजें हैं जो हम इंक्लूड करते हैं। अब बात आती है कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं,
यानी कि इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल अकाउंट बट फाइंड नो प्लेस इन कॉस्ट अकाउंट। पहला आता है फाइनेंशियल चेंजेस, जैसे कि लॉस ऑन सेल ऑफ कैपिटल एसेट हो गया, इन्वेस्टमेंट में नुकसान हो गया, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ बॉन्ड, शेयर, डिबेंचर में हमें घाटा हो गया। ये सारी चीजें फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड होती है, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं होती है। और कौन कौन सी चीजें, ऐसी बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है जो कि मैं अभी आपको बता रही हूँ। इसकी जो फोटोग्राफ है वो टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी, जिनके पास पीडीएफ बुक है वो आराम से ये पेज खोल के भी पढ़ सकते हो आप। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन है, मोर्टगेज है, आपका डिवेंचर है, ये सारे के सारे चीजें ऐसी है, जैसे डैमेज हमने पे कर दिया, पेनल्टी है, फाइन है, लॉसेस है, सैलरी पे करी प्रोप्राइटर को, ये सारी की सारी चीजें जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में देखने को मिलती है, लेकिन कॉस्ट अकाउंट में नहीं मिलती है। प्योरली फाइनेंशियल इनकम कौन कौन सी है, अब सारी इनकम आएंगी, कौन कौन सी, इंटरेस्ट, डिविडेंड, ट्रांसफर फीस रिसीव्ड हुई है, ब्रोकरेज रिसीव हुआ, ये सारी चीजें उसमें एफए में देखने को मिलती हैं। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में जैसे डोनेशन, चैरिटी, टैक्स, डिविडेंड पे किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गए, ये सब देखने को मिलता है। राइट ऑफ जैसे इंटेंजिबल और फिक्सटीरियस एसेट, जैसे गुडविल हो गया, आपका अंडरराइटिंग कमीशन है, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सब सारे के सारी चीजें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में देखने को हमें मिल जाती है, लेकिन हमें कॉस्ट अकाउंट में देखने को नहीं मिलती। अब ऐसी आइटम है जो सिर्फ कॉस्ट अकाउंट में देखने को मिलती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में देखने को नहीं मिलती। तो साफ साफ लिखा है, देयर आर सर्टेन आइटम विच आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यानी एक्सक्लूडेड मतलब नहीं है, वहां पे माइनस है वो। और कहाँ इंक्लूड है, कॉस्ट अकाउंट में। तो वो ऐसी चार चीजें हैं, जैसे नॉशनल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखने को मिलता है कॉस्ट अकाउंट के अंदर, नॉशनल रेंट देखने को मिलता है, नॉशनल डेप्रिसिएशन देखने को मिलता है, फुल्ली डेप्रिशिएटेड एसेट, नॉशनल सैलरी ऑफ द प्रोप्राइटर वेयर ही वर्क बट डज नॉट चार्ज सैलरी। तो ये सारी चीजें हमारी कॉस्ट अकाउंट के अंदर आती है, ना कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर देखने को मिलती हैं। और ये एफए में आती हैं, लेकिन सीए में देखने को नहीं मिलती। बहुत सिंपल है। अच्छा, अब आता है ओवर और अंडर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स, यानी कि अब बात आती है कि डिफरेंस देखने को मिला, ठीक है, ओवरहेड्स में देखने को मिल रहा है। और ओवरहेड्स क्या होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही तो होते हैं ना, वो सब है, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो तो आपको पहले से पता है कौन कौन से हैं। और एडॉप्शन ऑफ डिफरेंट बेसिक ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, जैसे कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है, जैसे हम रॉ मटेरियल को जब फाइनेंशियल अकाउंट में रिकॉर्ड करते थे, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज वैल्यूड एट, किस पे करते थे, एट कॉस्ट या फिर मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। जबकि कॉस्ट अकाउंट में क्या करते हैं, स्टॉक कैन बी वैल्यूड ऑन, जब हमें स्टॉक वैल्यू करना होता हम तीन मेथड लगाते थे, फीफो वाला, लीफो वाला, अदर मेथड, अदर जो आपके मेथड्स वगैरह हैं वो यूज करते थे। वर्क इन प्रोग्रेस हो गया आपका, इसमें देखने डिफरेंस देखने को मिल गया, फिनिश गुड्स में देखने को मिल गया, ये सारी चीजें हैं। फिर आता है आपका नेक्स्ट डिफरेंस मेथड ऑफ चार्जिंग, डेप्रिसिएशन जब हम चार्ज करते हैं तो हम डिफरेंट मेथड का इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट रेट का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हमारे बैलेंस जो होते हैं ना एफए और सीए के, वो डिफर आते हैं, ठीक है, ये वही रीजंस है सारे। एबनॉर्मल गेन और लॉसेस भी एक रीजन है इसका, कि प्रॉफिट जो है आपके जो गेन्स हैं एबनॉर्मल वाले या नुकसान है, वो सारे के सारे, जैसे कि आपका कोई पैसा डूब गया, ठीक है, आइडियल टाइम है, ये सारी चीजें हो गई। सो बेसिकली मैं आपको रीजंस बता चुकी हूँ, आई होप आपको क्लियर होगा। अब हम चलते हैं अपने फॉर्मेट की तरफ, फिर क्वेश्चन, फिर उसके बाद पूरी किताब समाप्त। रिकैंसिलेशन स्टेटमेंट को हम एक और नाम से भी जानते हैं, मेमोरेंडम रिकैंसिलेशन स्टेटमेंट भी बोला जाता है इसको। ये इसका बहुत बेसिक सा आपका फॉर्मेट है। अगर आपको ये समझ आ गया और जो मैं एक चीज आपको समझाऊंगी अभी कॉपी पे वो समझ आ गई, तो समझ लेना पूरी की पूरी रिकंसिलेशन स्टेटमेंट आराम से समझ आ जाएगी, आराम से कर लोगे आप लोग। पहले ये परफॉर्मा समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर्टिकुलर, यहाँ अमाउंट, आपको प्लस वाले इधर लेना है, माइनस इधर लेना है। प्रॉफिट है तो प्लस कर रहे हैं, और आपका यहाँ देखो लिखा भी है प्रॉफिट एज पर द कॉस्ट अकाउंट। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, इससे पहले ही समझा देती हूँ तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। ये आपका रिकंसिलेशन है, ठीक है, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, ठीक है। आपको रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाते दफा एक चीज का ध्यान रखना है, वो कौन सा ध्यान रखना है, सबसे पहले देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और आपकी क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। यानी कि ये चीज हम मिसमैच जो हो गया है, डिफरेंस आ रहा है, जिसकी वजह से हम लोग ये बना रहे हैं, ये तो क्लियर है। अब एक चीज, एक पॉइंट समझना है, जैसे कॉस्ट बुक है, ठीक है, कॉस्ट बुक है और आपकी फाइनेंशियल बुक है, ठीक है, ये दोनों हैं, यहाँ पे मैं ऐसे लगा देती हूँ, ठीक है। या तो ये बुक है या फिर ये बुक है, आपको बेस किसको लेना है, यानी सबसे पहले बैलेंस किसका लेना है। तो बैलेंस आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, अगर दोनों गिवन है तो आप कोई सा भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो अगर आप कॉस्ट बुक लेना चाहते हो तो भी ले सकते हो, अगर आप ले लोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अदरवाइज
आपको दोनों गिवन है तो आप कोई भी ले लेना, और अगर जो दिया होगा फिर तो वही लेना पड़ेगा, और दोनों में से अगर आप लेना चाहो तो कॉस्ट बुक को आप जो है बेस मान लीजिएगा, ठीक है। नंबर 2 रूल आपको क्या याद रखना है, नंबर 2 रूल आपको याद रखना है, जब आप अपना क्वेश्चन कॉस्ट बुक से चालू करोगे, ठीक है, तो आपका जो मेन जो आपका क्राइटेरिया जो आपको फुलफिल करना है वो ये है कि आपका जो इम्पैक्ट है वो फाइनेंशियल बुक के अकॉर्डिंग आना चाहिए। वो कैसे, फाइनेंशियल बुक को ध्यान में रख के, जैसे कि अगर वो बढ़ रहा है, इंक्रीज है तो प्लस करना है, अगर वो कम हो रहा है तो माइनस करना है। बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना है जो कि आपके लिए बहुत ईजी होगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन अभी ईजी समझ में आएगा। देखो सबसे पहले प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट, वही जो सबसे मैंने अभी बताया, पहले बैलेंस ले लेना है। ऐड क्या करना है, ओवर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड इन कॉस्ट अकाउंट, यानी कि ये ओवर है यानी बढ़ गया है, ठीक है। मतलब आपको मेन इम्पैक्ट देखना है कि हमारा जो फाइनेंशियल अकाउंट है उस पर प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है तो प्लस करना है, अगर हमारा प्रॉफिट घट रहा है तो आपका जो मेन टारगेट है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, राइट, क्योंकि हमारा क्वेश्चन चालू है कॉस्ट अकाउंट से और हमारा मेन टारगेट फाइनेंशियल अकाउंट है। तो अगर ओवर अब्जॉर्प्शन है ओवरहेड का तो यानी वो बढ़ रहा है तो हमारा प्रॉफिट है, तो दैट मींस हम लोग यहाँ प्लस कर देंगे। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट है, ठीक है, तो वो भी प्लस है। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, हमारा क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है यानी कि वो क्या है, कम है, ठीक है, कम है तो मतलब सेल ज्यादा तो प्रॉफिट ऐसे। फाइनेंशियल इनकम नॉट रिकॉर्डेड इन द कॉस्ट अकाउंट, यानी फाइनेंशियल इनकम ऐसी जो कि हमने कॉस्ट अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करी लेकिन फाइनेंशियल में तो होगी, वहां पे ज्यादा दिखा रहा होगा तो दैट मींस वहां प्लस हो जाएगा। आइटम चार्ज ओनली इन कॉस्ट अकाउंट, ये आइटम सिर्फ कॉस्ट अकाउंट में चार्ज हुई है तो ये भी हम प्लस करेंगे। माइनस क्या करेंगे, अंडर, ये जो ऊपर पड़े हैं ना बस उसका उल्टा कर देना, नीचे हो जाएगा। जैसे ऊपर ओवर ऑब्जर्प्शन था तो यहाँ अंडर हो गया, फिर ओवर वैल्यूएशन था तो अंडर हो गया, फिर अंडर था तो यहाँ ओवर हो गया, तो बस ऊपर वाले को याद करके नीचे वाले उल्टा करके माइनस कर देना है। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आता है प्योरली फाइनेंशियल चार्जेस, यहाँ आएंगे, फिर आपका प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट आ जाएगा क्योंकि हम क्वेश्चन भी फाइनेंशियल अकाउंट के अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं, ठीक है। और ये भी इस तरीके से भी आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये परफॉर्म है मेमोरेंडम आपकी रिकंसिलेशन अकाउंट का, ठीक है। तो यहाँ डेबिट क्रेडिट है, पर्टिकुलर अमाउंट है। यहाँ पे आपके वही फाइनेंशियल एक्सपेंसेस आते हैं, लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंट आ गया, और यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंट चीज वही है, बस यहाँ पे डेबिट क्रेडिट कर दिया है। यहाँ पे कॉस्ट अकाउंट से बैलेंस चालू हो रहा है, खत्म कहाँ पे हो रहा है, आपका फाइनेंशियल अकाउंट पे। वही सारी चीजें आपकी, जैसे देखो फाइनेंशियल आपके एक्सपेंसेस है, अंडर ऑब्जॉर्प्शन है, अब क्या है ये अंडर ऑब्जॉर्प्शन है यानी कि ये वाली सारी चीजें इधर आ रही है, फिर वो ओवर वाली कहाँ जाएंगी, इधर जाएंगी। ओवर देखो लिखा भी है, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक ये रहा, ठीक है। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग ये रहा, मतलब ये ऊपर वाली चीज यहाँ और नीचे वाली चीज यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी, बस दैट्स इट। बहुत सिंपल तरीके से बताया ताकि चुटकी में याद हो जाए और फटाफट क्वेश्चन हो जाए। आओ फटाफट से एक क्वेश्चन करते हैं फिर पूरी बुक समाप्त। During the year ending 31st October 2012, the profit ABC Limited as per financial profit and loss account was, यानी कि हमें बताया गया ईयर एंड हो रहा है 31 अक्टूबर 2012, प्रॉफिट दिखा रहा है एबीसी लिमिटेड का, फाइनेंशियल पीएनएल का बैलेंस है 33,248 एज शोन बिलो। प्रिपेयर अ रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एंड अराइव एट द प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट यूजिंग द एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब हमें ये चीज थोड़ी सी ध्यान से समझनी पड़ेगी, ये हमें यहाँ पे चीजें गिवन है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें दे रखा है 31 अक्टूबर 2021 का, सारी चीजें दे रखी है, ओपनिंग स्टॉक भी है, परचेजेस भी है, सेल भी है, सब कुछ गिवन है। सन्ड्री इनकम दे रखी है हम लोगों को, ठीक है। और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन पे हमें ज्यादा ध्यान देना है, उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो देखो आओ फटाफट करते हैं इसको। एक मिनट, रिकंसिलेशन में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कराती हूँ। सो अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन को करने के लिए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, तो प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट लेना है क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि हमें आंसर जो चाहिए, प्रॉफिट जो चाहिए फाइनेंशियल अकाउंट में चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला प्रॉफिट ले लिया हमने, जो कि हमने कॉस्ट शीट बना के निकलेगा, जो कि 49,500 है, वो हमने यहाँ कंसिडर कर लिया। बाकी की सारी चीजें क्या करनी है, हमें दोनों के अंदर देखनी है कि कितना गैप आ रहा है, जितना गैप आ रहा है उठा के प्लस माइनस कर देना, रूल अभी बताया ही था। ऐड क्या करेंगे, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड जो कि यहाँ पे 15,000 का है, तो हमने 15,000 यहाँ पे प्लस कर दिया, रीजन अभी बताया। अब लेस क्या करेंगे, अंडर ऑब्जर्व जितने भी ओवरहेड्स है वो सारे ले लेंगे, ठीक है। अच्छा वो कैसे लेना है, अब उसको हमें ध्यान से समझना होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक चीज मेंशन करी है यहाँ पर, जो कि है आप लोगों की अंडर ऑब्जर्व ओवरहेड्स, यानी कि कौन कौन से है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस है। फैक्ट्री एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है आप लोगों का, फैक्ट्री एक्सपेंसेस में आते हैं आप लोगों के, अभी इसके ऊपर एक लाइन भी बोली थी, फैक्ट्री एक्सपेंसेस पहले देखना पीएनएल में कितना था, तो 1.5 लाख का था वो लिख दिया।
एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस 45,000 के थे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 30,000 का, मतलब पहले पीएनएल वाले ले लिए, आप कॉस्ट शीट में देखेंगे कितना कितना गिवन है, ठीक है। सबसे पहले फैक्ट्री एक्सपेंसेस, तो ये रहा फैक्ट्री का एक्सपेंसेस की अगर बात करूं जो कि फिक्स थे, तो उन्होंने अभी इन्फॉर्मेशन इसी के ऊपर बताई है, उसके अकॉर्डिंग हमने 1,35,000 या माइनस कर दिया, देखो ये रहा वैल्यू, ठीक है। कॉस्ट शीट का तो वो माइनस कर दिया, 15,000 जो है माइनस हो गया। फिर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है जो कि यहाँ पे कितना दे रखा है 37,500, वो हमने यहाँ ले लिया, 45,000 पीएनएल से ले लिया। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 30,000 ये रहा, और ये 28,000 जो है इस क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है, जो कि हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पे कहाँ पे गिवन है, तो वो हमें गिवन है ये रहा 28,000 का, ठीक है, जो कि फिक्स था, तो हमने वो ले लिया। फिर हमको माइनस करके 2,000 आ गया, इन सबको प्लस करेंगे 24,500 बैलेंस आ जाएगा। फिर इन सबको आपको सॉल्व कर देना है तो आपका 40,000 बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। पहले प्लस वालों को लेना है, फिर माइनस करना, प्लस माइनस करके आपका 40,000 बैलेंस आ जाएगा। सो अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो यू कैन आस्क एनी टाइम, आप कभी भी पूछ सकते हैं। अगर आपको इसके अलावा भी कोई डाउट है, किसी इसके अलावा भी आप वीडियोस वगैरह देखना चाहते हैं, तो वो भी आप जो है आराम से पूछ सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं रहेगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड ऑल दी बेस्ट बोलना चाहती हूँ सारे बच्चों को। कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर बहुत अच्छे से करके आना है, एग्जाम से पहले बहुत सारी वीडियोस आएंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन ऑन कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।